Hello friends, myself Mohit Rao. Welcome to my YouTube channel AIMS Nursing Note. Today I am going to explain about a topic that is perioperative care. Perioperative care क्या होती है? इसमें हम तीन चीज़ इंक्लूड करते हैं। एक तो प्री ऑपरेटिव और ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव। ये तीनों केयर हम इसमें इंक्लूड करते हैं पेरी ऑपरेटिव केयर में। तो उसमें पहले प्री ऑपरेटिव केयर के बारे में हम पढ़ेंगे। प्री ऑपरेटिव केयर हम क्या करते हैं, मतलब ऑपरेशन से पहले हम पेशेंट की क्या क्या केयर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कंसेंट का, कि हम पेशेंट से कंसेंट टेकिंग करते हैं। कंसेंट किसके द्वारा लिया जाता है? हमेशा ऑपरेटिंग सर्जन के द्वारा ही कंसेंट लिया जाता है पेशेंट से, नोट बाई नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा कभी भी कंसेंट नहीं लिया जाता। कंसेंट हमेशा सर्जन या फिर डॉक्टर के द्वारा लिया जाता है। उसमें हम किसी भी सर्जरी में हम एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, चाहे वो लोकल का करो या फिर जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करो। और हमें पेशेंट को एनपीओ रखना है, नील पर ओरल, मतलब नील पर ओरल रखना है। उसका क्राइटेरिया क्या है? अगर लोकल एनेस्थीसिया हम किसी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें प्री ऑपरेटिव में 3 to 4 आवर्स हम पेशेंट को एनपीओ रखेंगे, और जनरल एनेस्थीसिया में हम 6 to 8 आवर्स पेशेंट को एनपीओ रखेंगे। ये हमने बता दिया, कंसेंट ऑपरेटिंग सर्जन के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारे प्री ऑपरेटिव में रिमूवल ऑफ आर्टिकल्स। हमें पेशेंट के सभी आर्टिकल्स को रिमूव करना है। जैसे नेल पॉलिश रिमूव करेंगे टू असेस साइनोसिस। साइनोसिस को असेस करने के लिए हम नेल पॉलिश को रिमूव करेंगे, ज्वेलरी को रिमूव करेंगे, आर्टिफिशियल, अगर किसी पेशेंट में आर्टिफिशियल डेंचर्स लग रहे हैं तो उनको भी हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हम साइट को मार्क करेंगे। साइट मार्क में कैसे करेंगे? जैसे राइट और लेफ्ट में कोई ऑपरेट होना, जैसे फीमर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का ये हमारा सिंबल होता है, ये इसको हम फ्रैक्चर से डिनोट करते हैं। जैसे अगर किसी का राइट फ्रैक्चर है तो उसमें हम पुट एरो मार्क्स विद स्किन मार्कर, स्किन मार्कर की हेल्प से हम उसकी तरफ एरो करेंगे और ये सिंबल बनाएंगे। फ्रैक्चर का सिंबल होता है, जैसे फीमर फ्रैक्चर केस में हमने ये बताया है। उसके बाद प्री ऑपरेटिव में हम करते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट। किसी भी, जैसे मेनली हम एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। जैसे ये हो गया ये हो गया सेफ्ट्रोक्सोन, इसको मेनली हम मोनोसैप भी बोलते हैं। इसकी टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग डोज की जाती है, या फिर पिप्टाज। ये पाइपरसिलिन टोजावेक्टम जो इंजेक्शन होता है उसकी भी हाइपर सेंसिटिविटी टेस्टिंग की जाती है, जो कि अपर फोरआर्म पर की जाती है इंट्राडर्मल रूट के थ्रू से। या फिर लिग्नोकैल जो इंजेक्शन है उसकी भी सेंसिटिविटी टेस्टिंग की जाती है थ्रू द इंट्राडर्मल रूट ऑन अपर फोरआर्म। ठीक है, ये हमारी सेंसिटिविटी टेस्टिंग हो गई। फिर है सेंड ऑल रिपोर्ट्स इन ओटी। ऑपरेशन थिएटर में हमें पेशेंट की सभी रिपोर्ट्स को भेजना है। स्पेशली कौन सी भेजेंगे? एमआरआई की रिपोर्ट, सीटी स्कैन की, पैट स्कैन की और एक्सरे की। इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये पैट स्कैन होता है। ठीक है, उसके बाद प्री ऑपरेटिव एक्सरसाइज को बताएंगे हम पेशेंट को। उसके प्री ऑपरेटिव एक्सरसाइज हम पेशेंट को क्या क्या बताएंगे? एक तो है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री कंटिन्यू फ्लो इज एसेंशियल, मतलब स्पायरोमेट्री के बारे में बताएंगे भाई कैसे स्पायरोमेट्री पोस्ट ऑप में आपको यूज़ करनी है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन हम प्रोवाइड करेंगे। एक्टिव तो पेशेंट खुद से करेगा। अगर पेशेंट में एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो पेशेंट खुद से एक्सरसाइज करेगा, रेंज ऑफ मोशन करेगा। लेकिन मतलब ये एक्सरसाइज हम क्यों करवाते हैं पेशेंट का? रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज हम पेशेंट को क्यों करवाते हैं? ये इसका रीज़न है टू प्रिवेंट वीनस स्टेटिस। वीनस स्टेटिस को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को एक्टिव रेंज ऑफ मोशन भी करवाते हैं। अगर लेकिन किसी पेशेंट में एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उस केस में हम उसको पैसिव मोशन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ अदर्स। मतलब अगर पेशेंट खुद करेगा तो उसको एक्टिव रेंज ऑफ मोशन बोल लेंगे, और किसी दूसरे की हेल्प से अगर पेशेंट मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा या फिर एक्सरसाइज करेगा, उसको पैसिव रेंज ऑफ मोशन बोल लेंगे। एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज प्रिवेंट वीनस स्टेटिस, इट प्रिवेंट चांसेस ऑफ डीवीटी। ये मतलब अब जो हम एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज पेशेंट में करवा रहे थे उससे वेनस स्टेटिस को हम प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि वीनस स्टेटिस होने से हमें डीवीटी के चांसेस हो जाते हैं। इसको बोलते हैं, डीवीटी को बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। टू प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डीवीटी, डॉक्टर एडवाइज डीवीटी पंप एंड इंजेक्शन लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर या तो डीवीटी पंप एडवाइज करेगा पेशेंट को, या फिर इंजेक्शन लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। ये हिपेरिन का ही टाइप होता है जो 0.4 mg और 0.6 mg के अंदर इंजेक्शन आता है। ये पेशेंट को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। उसके बाद प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस कौन कौन सी होती हैं, मतलब हम क्या क्या मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं उसको, कैनुला से लेके आईवी फ्लूइड तक।
जैसे उसको क्या क्या, जैसे आइडेंटिफिकेशन बेल्ट होगी, आईवी कैनुला हो गया जिसका गोज 18 होता है फर्स्ट, मतलब ऑपरेशन के दौरान हम जो भी कैनुला का यूज़ करते हैं वो 18 गोज का होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द सर्जरी वी नीड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम 18 गोज का कैनुला यूज़ करते हैं जिसका कलर कोड है ग्रीन, ग्रीन कलर कोड 18 गोज। या फिर सेकंड नंबर, सेकंड प्रायोरिटी हमारी 20 नंबर जो कि होती है पिंक, पिंक कलर कैनुला। आइडेंटिफिकेशन बैज लगाएंगे पेशेंट को। आईवी कैनुला साइट ऑलवेज अपोजिट टू द ऑपरेटिव साइट, जैसे अगर किसी पेशेंट में लेफ्ट हैंड की सर्जरी, लेफ्ट हैंड सर्जरी होनी है तो हम कैनुला लगाएंगे, कैनुला इन राइट साइड, कैनुला राइट साइड में लगाएंगे। अगर राइट साइड की सर्जरी होनी है तो हम कैनुला लगाएंगे लेफ्ट साइड में। आईवी फ्लूइड्स अकॉर्डिंग टू नीड, नीड के अकॉर्डिंग हम आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को लगाएंगे कि एनएस लगाना है, आरएल लगाना है, डीएनएस लगाना है। चेंज द ओटी ड्रेस, रिमूव ऑल इनर गारमेंट्स एंड थ्रेड्स, मतलब उसको ओटी ड्रेस पहनाएंगे पेशेंट को, और रिमूव ऑल इनर गारमेंट्स को हम रिमूव करेंगे, और थ्रेड जो भी पेशेंट ने कुछ भी धागे बांध रखे हैं उसको हम रिमूव करेंगे। क्यों? बिकॉज दीज आर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, थ्रेड्स आर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसलिए हम इनको रिमूव करेंगे, इनर गारमेंट्स को रिमूव करेंगे। मेडिकेशन क्या क्या देंगे? एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक जस्ट बिफोर ट्रांसफर टू ओटी, मतलब 1 आवर पहले हम एंटीबायोटिक को पेशेंट में इंजेक्ट करेंगे, जो हमने टेस्टिंग भी की थी, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्टिंग की थी एंटीबायोटिक मोनोसेफ की, जिसको हम इंट्राडर्मल कर रहे थे। अगर पेशेंट को उससे रिएक्शन नहीं हो रही है तो हम ओटी टेबल पे जाने से पहले 1 घंटे पहले उसको एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे। जो टैबलेट एस्पिरिन टैबलेट होती है उसको 3 दिन पहले ही हम स्टॉप कर देंगे, ऑपरेशन के 3 दिन पहले। टैबलेट वारफरिन को हम स्टॉप उसको करेंगे 72, मतलब 3 डेज या फिर 72 आवर्स पहले हम उसको स्टॉप कर देंगे, टैबलेट एस्पिरिन एंड टैबलेट वारफरिन को। हिपेरिन को कब हम करेंगे? हिपेरिन का टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, तो इसलिए इसको, अगर कोई वॉइल वाला हिपेरिन है तो उसको करेंगे हम 6 से 8 घंटे पहले, ऑपरेशन से पहले हम उसको बंद कर देंगे। और लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन उसको 12 आवर्स पहले बंद कर देंगे। तो जैसे किसी को एंटीकोगुलेंट चल रही हैं, किसी भी पेशेंट को वारफरिन चल रही है तो उसको हम वारफरिन तो जस्ट 3 दिन पहले बंद कर देंगे। तो जो बीच में दो दिन बच गए उसमें हम पेशेंट को हिपेरिन इंजेक्ट करेंगे, और हिपेरिन भी सर्जरी से 6 से 8 घंटे पहले या फिर 12 घंटे पहले स्टॉप कर देंगे हिपेरिन को भी। डायबिटीज ड्रग को स्टॉप करेंगे हम। फास्टिंग ब्लड शुड बी चेक्ड इफ नीडेड, गिव इंसुलिन, मतलब जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती हैं, जैसे एग्जांपल है मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, ये सब ड्रग्स को हम स्टॉप कर देंगे, डायबिटिक ड्रग्स होती हैं। और फास्टिंग ब्लड शुगर हम असेस करेंगे, अगर पेशेंट की फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ रही है तो उसको हम इंसुलिन देंगे, न कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देंगे। आईवी फ्लूइड्स हम NS, RL और D5 इनमें से चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। थायराइड मेडिकेशन को हम देंगे, क्योंकि अगर थायराइड मेडिकेशन को हम नहीं देंगे तो थायराइड स्ट्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स गिवन, मतलब हाइपरटेंशन की जो पेशेंट की ड्रग्स चला रखी है उसको हम देंगे। सीजर्स के हम ड्रग्स नहीं देंगे, इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे ड्रग्स हम क्या क्या देंगे। आस्क अबाउट एलर्जी रिएक्शन, एलर्जी रिएक्शन के बारे में पूछेंगे, भाई पेशेंट को कोई ड्रग के साथ इंट्रैक्शन तो नहीं है। फूड, जैसे किसी को सी फूड से एलर्जी होती है, सी फूड से, सेल्फिश से, या फिर किसी क्लोथ से एलर्जी हो, किसी कलर से एलर्जी हो, तो हम पेशेंट की हिस्ट्री में ही कलेक्ट करेंगे पेशेंट से या फिर उसके रिलेटिव से कि पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है। ये ड्रग्स हमें देनी है और कौन कौन सी हमें नहीं देनी, ये हमने बता दिया कि कौन सी कब स्टॉप करनी है और कौन सी कब नहीं करनी। अब है इनेमा प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को बिफोर एब्डोमिनल सर्जरी, मतलब एब्डोमिनल सर्जरी से पहले हम पेशेंट को इनेमा प्रोवाइड करेंगे। एक्सेप्शन, मतलब हम किस में इनेमा नहीं देते, क्यों? अवॉइड इन अपेंडिसाइटिस, क्यों इसमें अपेंडिसाइटिस में हम इनेमा अवॉइड करते हैं, क्यों? ड्यू टू चांस ऑफ रप्चर ऑफ अपेंडिस, और अपेंडिस रप्चर हो गई तो कोज पेरिटोनाइटिस कोज करेगा, जिससे पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, इसका कॉमन साइन सिम्टम होता है रिबाउंड टेंडरनेस पेरिटोनाइटिस का। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे पार्ट प्रिपेयर, पेशेंट का पार्ट प्रिपेयर करेंगे। किससे करेंगे? क्लिपर मशीन या फिर जीरो मशीन से हम उसके हेयर्स को रिमूव करेंगे। ये हमारा पार्ट प्रिपरेशन होगा। PCA पंप क्या होता है? पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप लगाएंगे, पेशेंट को पेन हो तो वो सेल्फ कंट्रोल्ड पंप होता है, जिससे पेशेंट ही खुद को अपना एनाल्जेसिया दे सकता है पेन में। स्किन शुड क्लीन विद सोप एंड वाटर, स्किन को हम सोप एंड वाटर से क्लीन करेंगे। शिफ्ट पेशेंट टू OT टेबल,
प्री ऑपरेटिव एरिया, मतलब ओटी में भी एरियाज होते हैं, प्री ऑपरेटिव एरिया, ऑपरेटिव एरिया, उसमें हम प्री ऑपरेटिव एरिया में पेशेंट को शिफ्ट करेंगे ओटी में। ये हमारी होगी प्री ऑपरेटिव केयर कंप्लीट यहाँ पे, जिसमें हमने क्या क्या देखा था। कंसेंट लेंगे सबसे पहले, कंसेंट, रिमूव आर्टिकल, साइट मार्क, सेंसिटिविटी टेस्टिंग, सेंड ऑल रिपोर्ट ओटी, प्री ऑपरेटिव एक्सरसाइज, मेडिकेशन कौन सी स्टॉप करेंगे, कौन सी चलाएंगे, कब स्टॉप करेंगे, उसके बाद इनेमा, पार्ट प्रिपरेशन। अब आ जाता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब आफ्टर द ऑपरेशन। आफ्टर ऑपरेशन हम पेशेंट की क्या क्या केयर करेंगे, उसमें हम सिस्टम वाइज केयर करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव में हमेशा हमारी प्रायोरिटी होती है ABC, जिसमें एयरवे, ब्रीदिंग एंड दैट इज सर्कुलेशन। ये सब हम मेंटेन करेंगे पेशेंट का, ABC, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी हमेशा, प्रायोरिटी। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या आएगा, एयरवे कैसे मेंटेन करेंगे, सेमीफोलर पोजीशन, उसको जनरल एनेस्थीसिया में सेमीफोलर पोजीशन देंगे, लेकिन हेड शुड भी साइड लाइन में हम हेड करेंगे उसका, क्योंकि ड्यू टू, मतलब जनरल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को वोमिट होगी, ड्यू टू वोमिटिंग पेशेंट कैन एस्पिरेट। हम एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम साइड लाइन पोजिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सुपाइन पोजिशन हम प्रोवाइड करेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया में। ठीक है, मतलब जनरल एनेस्थीसिया में हमारा हो गया सेमीफोलर पोजिशन विद हेड साइड लाइन, एंड सुपाइन पोजिशन में हम सुपाइन पोजिशन देंगे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में, बिल्कुल फ्लैट पोजिशन। पेशेंट का SpO2 मॉनिटर करेंगे, O2 डिलीवरी सिस्टम का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे नेजल प्रोंग का यूज़ किया, O2 मास्क का यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से हम पेशेंट का क्या क्या मेंटेन करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर में। पहले देखिए हम पल्स रेट। ठीक है, इंक्रीज ड्यू टू पेन, मतलब पल्स रेट पेशेंट में इंक्रीज हुई होती है पोस्ट ऑप में ड्यू टू पेन। BP भी इंक्रीज मिलेगा ड्यू टू पेन, क्योंकि पेन हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज कर देता है। और BP इंक्रीज क्यों होगा, एनेस्थीसिया डिक्रीज, ब्लीडिंग, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ये भी हमारे सर्कुलेटरी की कॉम्प्लिकेशंस है पोस्ट ऑपरेटिव में, ये हमें मेंटेन करनी है, पेशेंट का मैनेजमेंट करना है। उसके बाद आता है हमारा रीनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। उसमें हम मिनिमम यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, मिनिमम यूरिन आउटपुट होना चाहिए 30 ml पर आवर, जो कि मिनिमम होना चाहिए, नॉर्मली होना ही चाहिए। और हीमेटोयूरिया किसे बोल लेंगे, जिसमें अगर पेशेंट की यूरिन में ब्लड आ रहा हो तो। ओलिगोयूरिया किसे बोल लेंगे, जिसमें 400 ml पर 24 आवर से कम हो। एनीयूरिया में 100 ml से भी कम हो जाता है यूरिन आउटपुट पेशेंट में 24 आवर्स में। इन सभी तीनों कंडीशन में हम हेल्थ केयर प्रोवाइड को इन्फॉर्म करेंगे। अगर पेशेंट की हीमेटोयूरिया हो रहा है, ओलिगोयूरिया हो रहा है, या फिर एनीयूरिया हो रहा है, तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे, हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी है। उसके बाद इन केस ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन, अगर पेशेंट को यूरिन रिटेन हो रहा है तो उसमें क्या करेगी नर्स सबसे पहले असेस द ब्लैडर को असेस करेगी सबसे पहले। ये ब्लैडर फुल है तो मोटिवेट पेशेंट टू वॉइड, मतलब पेशेंट को वॉइडिंग प्रोसेस करने के लिए, मतलब ब्लैडर खाली करने के लिए मोटिवेट करेगी। प्राइवेसी प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड यूरिन पोर्ट को प्रोवाइड करेगी। हॉट वाटर एप्लीकेशन ऑन ब्लैडर एरिया, पोर सम वाटर, वार्म वाटर, मतलब हॉट वाटर एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगी ब्लैडर एरिया पे। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर पोर करेगी ब्लैडर पे। पुट द टैप ऑफ वाटर ऑन, मतलब पानी के नल को खुला छोड़ेगी। K90 कैथेटर यूज़ करेगी, जो कि नॉन रिटेंशन है। 10 फ्रेंच तो यूज़ होता है अडल्ट में, ठीक है, और 14 फ्रेंच का यूज़ होता है ग्रेन, जो कि होता है K91, जो कि होता है चिल्ड्रन में। ठीक है, या फिर तब भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही तो नर्स यूज़ करेगी फोलिज कैथेटर, जो कि है परमानेंट। और ये K91 ये दोनों है टेम्परेरी, ये है टेम्परेरी कैथेटर। फोलिज कैथेटर है परमानेंट कैथेटर। ठीक है, ये हमारा रीनल सिस्टम हो गया। उसके बाद आता है हमारा GI सिस्टम। पोस्ट ऑपरेटिव में GI सिस्टम कैसे मेंटेन करेगी, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव में तुरंत बाद भी NP होता है, नील पर ओरल, या फिर नथिंग बाई माउथ भी बोल सकते हैं इसको। एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट वाया NG ट्यूब टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। ठीक है, हम गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करेंगे वाया NG ट्यूब टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट को प्रिवेंट करने के लिए NG ट्यूब की हेल्प से हम गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करेंगे। और डिकम्प्रेशन ऑफ स्टोमक को प्रिवेंट करने के लिए भी हम NG ट्यूब का यूज़ करेंगे। एवरी सेकेंड हावरली एस्पिरेशन गैस्ट्रिक कंटेंट पोस्ट ऑपरेटिवली। पोस्ट ऑपरेटिव में अगर कोई GI की सर्जरी हुई है, फिर कोई भी सर्जरी हुई है, हम हर 2 घंटे में गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करेंगे। नर्स वुड चेक गैग रिफ्लेक्स, जो कि नर्स गैग रिफ्लेक्स को चेक करेगी विद द हेल्प ऑफ कॉटन टिप एप्लीकेटर टच द पोस्टीरियर फेरेंक्स को टच करके कॉटन एप्लीकेटर से नर्स गैग रिफ्लेक्स को चेक करेगी, या फिर टंग डिप्रेसर से। गैग रिफ्लेक्स कौन कौन से क्रेनियल नर्व से बनता है, मतलब शो करता है
क्रेनियल नर्व 9 एंड क्रेनियल नर्व 10, ये दोनों हमारे क्रेनियल नर्व हैं जो कि गैग रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर उसके बाद नर्स बॉल मूवमेंट को असेस करेगी। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनीथिंग फ्रॉम राइल्स टू, नर्स शुड असेस बॉल साउंड विद स्टेथोस्कोप। इफ साउंड अपसेंट इट इंडिकेट्स कंडीशन पैरालिटिक इलियस। मतलब ये हमने देखा गैग रिफ्लेक्स किस चीज़ में चेक करेगी, जब पेशेंट ओरली कोई भी फीड लेगा तो उसमें गैग रिफ्लेक्स चेक करेगी। लेकिन अगर हमें एनजी ट्यूब से अगर पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड करनी है तो उसमें नर्स बॉल साउंड को असेस करेगी विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। और लेकिन अगर वो जो ये होती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या फिर बॉल साउंड अगर अब्सेंट होती है तो क्या इंडिकेट करती है, पैरालिटिक इलियस। मतलब पैरालिटिक इलियस को की कंडीशन को डिनोट करती है। इसमें हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। पोस्ट ऑपरेटिव में उसके बाद आता है हमारा पेन मैनेजमेंट। पेशेंट का पेन का मैनेजमेंट करना है। असेस पेशेंट पेन लेवल बाय पेन स्केल। पेन स्केल से हम पेशेंट का पेन लेवल को हम असेस करेंगे, जिसके दो स्केल है, फेशियल पेन रेटिंग स्केल जिसको वोंग बेकर फेशियल पेन रेटिंग स्केल ही बोलते हैं, या फिर न्यूमेरिकल स्केल। अगर पेशेंट इंटूबेटेड है तो उसमें हम एक स्केल आता है फ्लैक्स स्केल, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें फेस बने होते हैं, इसमें नंबर्स होते हैं, जिसमें 0 से 3 माइल्ड पेन, 4 से 6 मॉडरेट पेन और 7 से 10 सीवियर पेन। उसके बाद इंटेगोमेट्री सिस्टम आ जाता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव में। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आई फ्लूइड्स 80 to 100 ml ये हमारी नॉर्मल हो गया, इतना फ्लूइड्स हमें पेशेंट को देना है। इनपुट आउटपुट चार्टिंग। ब्लीडिंग को असेस करेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग से हम फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे वाउंड का असेसमेंट पोस्ट ऑपरेटिव में। वाउंड का असेसमेंट कैसे करेंगे, डिस्टल एंड ऑफ द ड्रेसिंग पार्ट शुड बी असेस्ड फॉर कैपिलरी रिफिल। जैसे पेशेंट का अगर नी का ऑपरेट हुआ है तो हम पेशेंट का डिस्टल पार्ट से कैपिलरी रिफिल टाइमिंग को असेस करेंगे। असेस फॉर पेरिफेरल डिस्टल पल्स SpO2, पेशेंट का SpO2 असेस करेंगे, डिस्टल पल्स असेस करेंगे। ठीक है, मेनली डिस्टल पल्स में हम डोर्सल पेडिस पल्स को असेस करते हैं। नर्स शुड चेक फॉर सोकिंग ऑफ ड्रेसिंग। मतलब सोकिंग ऑफ ड्रेसिंग मतलब उसमें कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसके लिए चेक करेंगे। अगर सोकिंग हो रही तो वो अबनॉर्मल कंडीशन है, उसमें हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। अब हमारे 4 तरह के ये फ्लूइड निकलते हैं वाउंड से। इनका मतलब क्या है, सीरस फ्लूइड क्या होता है, जो क्लियरी और वाटरी होता है। मतलब किसी भी वाउंड से अगर सीरस फ्लूइड क्लियर और वाटरी फ्लूइड आ रहा है तो उसको हम सीरस बोलेंगे। उसका मैनेजमेंट क्या है, मतलब उसकी ड्रेसिंग को रीड्रेस कर देंगे। अगला आता है सैनिगोनियस। सैनिगोनियस क्या होता है, जो कि ब्लडी और रेड होता है। मतलब उसमें पेशेंट की एक्टिव ब्लीडिंग होने लग रही है, उसमें हम क्या करेंगे, मतलब उस साइड को कंप्रेस करेंगे और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर देंगे। फिर आता है सीरो सैनिगोनियस, जो इन दोनों का कम्बिनेशन है। सीरस और सैनिगोनियस का कम्बिनेशन है सीरो सैनिगोनियस। इसका कलर होता है पिंक। इसमें नर्स क्या मैनेजमेंट करेगी, उस फ्लूइड को क्लीन करेगी और रिड्रेस कर देगी। पुरुलेंट डिस्चार्ज इन्फेक्शन को शो करता है, इसमें पस होगा और येलो वाउंड हो जाएगा। इसमें हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। ये हमारे वाउंड का असेसमेंट हो गया, सीरस सैनिगोनियस, सीरो सैनिगोनियस और पुरुलेंट डिस्चार्ज, जिसमें ये हमारे मैनेजमेंट बता रखा। फिर रीड्रेस करेंगे, कंप्रेस और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे, क्लीन करेंगे, फिर रीड्रेस करेंगे या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। अब है ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेन में कितना क्या वाउंड का फ्लूइड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। अगर 100 ml से ज़्यादा आ रहा है तो हम इन्फॉर्म टू डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे हम, अगर 100 ml से ज़्यादा ड्रेन आ रहा है तो। और ड्रेन पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, अगर पॉजिटिव प्रेशर ड्रेन लगा रखा है तो उसमें हम प्रेशर के लिए चेक करेंगे, भाई प्रेशर कम तो नहीं है ड्रेन आउट करने के लिए। एक होता है नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर में हम क्या चेक करेंगे, चेक फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। ये ग्रेविटी के ऊपर काम करता है नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर प्रेशर के ऊपर काम करता है, नेगेटिव प्रेशर ग्रेविटी के ऊपर काम करता है। ड्रेन सिस्टम, ये हम ड्रेन को असेस करेंगे। फिर वाउंड के इन्फेक्शन को असेस करेंगे, भाई वाउंड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं बन गया है। अब वाउंड इन्फेक्शन में 2 तरह के होते हैं, एक तो वाउंड एविसरेशन, एक होता है वाउंड डिहीसेंस। ठीक है, इविसरेशन में क्या होता है, ऑर्गन प्रोट्रूड फ्रॉम स्टिचेज। मतलब अगर किसी पेशेंट में अब्डोमेन का ऑपरेट हुआ है और उसको स्टिचेज लगा दिए तो पोस्ट ऑपरेटिव में अगर पेशेंट जैसे जोर से खांसा है, फिर ड्यू टू एनी कंडीशन ऑर्गन प्रोट्रूड फ्रॉम द स्टिचेज, जो हमने टाके लगा रखे हैं पेशेंट के ऑपरेटिव साइड पे, उसमें से पेशेंट का ऑर्गन प्रोट्रूड हो जाएगा। ये होता है वाउंड एविसरेशन। वाउंड डिहीसेंस क्या होता है, डी से हो गया डायलेशन, मतलब डायलेट हो जाएंगे स्टिचेज डायलेट हो जाएंगे। मतलब इसमें ऑर्गन तो प्रोट्रूड होगा ही होगा, स्टिचेज डायलेट होंगे। एविसरेशन में हमारे स्टिचेज डायलेट नहीं हो रहे थे, ओनली ऑर्गन ही प्रोट्रूड हो रहा था। ठीक है, ये हमारे 2 टाइप हो गए, वाउंड एविसरेशन और वाउंड डिहीसेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, एविसरेशन और डिहीसेंस, डी से डायलेशन, मतलब स्टिचेज डायलेट हो जाएंगे, इसमें स्टिचेज डायलेट नहीं होंगे लेकिन ऑर्गन प्रोट्रूड हो जाएगा।
मतलब इस कंडीशन की, अगर पेशेंट को वाउंड एविसरेशन या फिर वाउंड डिसेंस हो गया तो उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, उसका है एसेप्टिक प्रोवोकेशन। नर्स एसेप्टिक प्रोवोकेशंस को फॉलो करेगी। कवर विद वेट गोज टू पेशेंट साइट, मतलब जिस साइट पे एविसरेशन या फिर डिसेंस हुआ है उसको वेट गोज पीस से का नर्स कवर करेगी। इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नर्स इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, अब पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ठीक है, ये अब हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन है एटलेक्टिस, ठीक है, और दूसरी है निमोनिया। एटलेक्टिस और निमोनिया हो सकती है। अगर किसी पेशेंट में एटलेक्टिस होगा तो 24 to 48 आवर्स में हो जाएगा, और अगर निमोनिया होगा तो वो 72 to 5 डेज तक ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है। पेशेंट की लंग्स में क्रैकल साउंड प्रेजेंट रहेगी। डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। पेशेंट को फीवर रहेगा, टैकीकार्डिया होगा, जो SpO2 है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। असेस रेस्पिरेशन को असेस करेगी नर्स। पोजीशन प्रोवाइड करेगी सेमी फोलर में नहीं हो रहा तो फोलर, उसके बाद हाई फोलर या फिर ऑर्थोपेनिक जो हमारी लास्ट पोजीशन होती है इन द केस ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में। डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी नर्स। नेबुलाइज करेगी ब्रोंकोडाइलेटर से, मेनली साल्बुटामोल से, टू डायलेट द ब्रोंक्यूल्स, ताकि पेशेंट इजीली रेस्पिरेट कर सके। O2 को एडमिनिस्टर करेगी नर्स। उसके बाद हमारी सेकंड कॉम्प्लिकेशन हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया क्या होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड। हाइपोक्सिया को बोलते हैं हम लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, और हाइपोक्सीमिया को बोलते हैं हम लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है। पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करेगा, हाइपरवेंटिलेट करने से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में चले जाएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है। एजुकेट द क्लाइंट टू टेक डीप ब्रेथ लेने के लिए हम उसको पेशेंट को एजुकेट करेंगे और ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर इसमें पेपर ब्रीथिंग भी बोल लेंगे। पेपर ब्रीथिंग भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग या फिर हैमरेज। लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम सर्जिकल वाउंड, अगर सर्जिकल वाउंड से ब्लड का लॉस हो रहा है तो वो हैमरेज हो जाएगा। ये भी हमारी पोस्ट ऑपरेटिव की कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट में। इसके साइन सिम्टम क्या है। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगा पेशेंट तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, BP डिक्रीज हो जाएगा, और जो पल्स है वो बिल्कुल थ्रेडी वीक पल्स हो जाएगी। मतलब हार्ट रेट तो बढ़ेगी लेकिन पल्स है वो 3D, मतलब इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल वीक हो जाएगी, जिसकी ग्रेडिंग होती है +1। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। स्टॉप ब्लीडिंग को स्टॉप करेगी, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेगी या फिर बैंडेज प्रोवाइड करेगी, एडमिनिस्टर फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेगी। उसके बाद यूरिनरी रिटेंशन, ये कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट ऑपरेटिव की। इट इज ड्यू टू एनेस्थीसिया की वजह से पेशेंट यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स है नो यूरिनरी आउटपुट, कोई भी यूरिन आउटपुट नहीं रहेगा पेशेंट में, उसको यूरिनरी रिटेंशन बोलेंगे। ब्लैडर डिस्टेंडेड रहेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। इनकरेज फॉर यूरिनेशन के लिए इंकरेज करेगी, पेशेंट को एजुकेट करेगी। उसके बाद ब्लैडर को पालपेट करेगी टू असेस द यूरिनरी डिस्टेंशन, मतलब पहले पालपेट करके देखेगी। अगर यूरिनरी ब्लैडर फिल है तो उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करेगी, यूरिनल पोर्ट प्रोवाइड करेगी, टैप वाटर खोल देगी, उसको बाथरूम तक लेके जाएगी। अगर तब भी नहीं हो रहा तो उसको टेम्परेरी कैथेटर यूज करेगी, जैसे K90 और K91। उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो परमानेंट कैथेटर यूज करेगी, पोलिस कैथेटर। उसके बाद वाउंड इन्फेक्शन भी कॉम्प्लिकेशन ही है पोस्ट ऑपरेटिव में। उसको कैसे असेस करते हैं, इसका है एक ट्रिक है रीडा किसे कहते हैं। R से रेड, E से अर्दमा, E से इकाइमोसिस, D से डिस्चार्ज, और A से अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाउंडेज, जिसमें एविसरेशन और डिसेंस आ रहा था हमारा। रेड में रेडनेस हो जाएगी, एरिथमा इज आल्सो नोन एज रेडनेस। इकाइमोसिस जिसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा वाउंड का। डिस्चार्ज, कोई भी डिस्चार्ज निकलेगा, ड्रेन निकलेगा। और A से अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाउंडेज, जिसमें डिसेंस और एविसरेशन आ गया था। उसके बाद है हमारी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये भी हमारी कॉम्प्लिकेशन है इन द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। इसमें क्या है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन ड्यू टू थ्रोम्बस की वजह से वेन में इन्फ्लामेशन हो जाने को हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं। इन लिथोटमी पोजीशन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज मोर कॉमन। जो लिथोटमी पोजीशन होती है उसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बहुत ही कॉमन होती है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। यूज ऑफ एंटी एम्बोलिक स्टोकिंग्स का यूज करेगी। एलिवेट द लेग्स को एलिवेट करेगी नर्स। इपेरिन एंड लो मोलिकुलर वेट इपेरिन एंड वॉरफरिन कैन बी एडवाइज, ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, जो कि एंटीकोगुलेंट्स हैं, ताकि पेशेंट में थ्रोम्बोस ना बढ़े और DVT के चांसेस ना हो या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ना हो। ये हमारा टॉपिक था पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग, जिसमें हम प्री ऑपरेटिव केयर करते हैं, ड्यूरिंग द ऑपरेशन केयर करते हैं एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं। ये हमने केयर के बाद हमने इसकी कॉम्प्लिकेशन पढ़ी सिस्टम वाइज
केयर पढ़ी और सिस्टम वाइज ही हमने उसकी कॉम्प्लिकेशन पढ़ी है। ये कॉम्प्लिकेशन है एटेलेक्टिस, न्यूमोनिया, हाइपोक्सीमिया, ब्लीडिंग, यूरिनरी रिटेंशन, वाउंड इन्फेक्शन और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो ये हमारा टॉपिक था पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग।